नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। पड़ोसी मुल्क नेपाल से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 5 मार्च के बाद वहां के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बालन शाह होने वाले हैं। वो बालन शाह जो रैपर हैं, इंजीनियर हैं, काठमांडू के मेयर हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। जेनजी आंदोलन की तरफ आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। सितंबर महीने में नेपाल में जेनजी आंदोलन हुआ। वहां एक चुनी हुई सरकार थी केपी शर्मा ओली की, उनके खिलाफ एक विद्रोह हुआ, बगावत हुआ, सड़क पे लोग चले आए। पॉलिटिकल नेताओं को, जो बुजुर्ग नेता थे तमाम, वो सीपीएम के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या प्रचंड की पार्टी, माओवादी पार्टी के नेता हो, ये आपस में ही कुर्सी का खेल करते थे। एक जाता था, दूसरा आता था, एक जाता था, दूसरा आता था और सबके हिस्से में भ्रष्टाचार एक बात तय थी। वहां के संसदीय परंपरा को जितना भ्रष्ट किया गया, वहां जब जन विद्रोह के बाद से जो सरकारें बनी है, राजशाही जाने के बाद से, तो नेपाल के लोग आज ही जा चुके थे और जेनजी आंदोलन को उन सब ने मिलकर हवा दी और सरकार बदल गई। पत्ते की तरह से उड़ गए केपी शर्मा ओली। हवाई जहाज से छिप करके, हेलीकॉप्टर से छिप करके उनको अब दफ्तर छोड़ करके अपनी जान बचानी पड़ी। तमाम दफ्तर जला दिए गए। बड़ा प्रचंड विप्लव था नेपाल में, खासकर काठमांडू की सड़कों पे। कौन रहेगा, कौन बचेगा? शेर बहादुर देउबा के घर पे हमला हुआ, उनकी पत्नी जैसे तैसे करके बची। आप देख सकते हैं दृश्य कितना मार्मिक था। दफ्तर जला दिए गए, सब कुछ जला दिए गए। ऐसा जेनजी का कई जगहों में विद्रोह हुआ। श्रीलंका में हुआ, बाद में नेपाल में, नेपाल से पहले हुआ, बांग्लादेश में, हर जगह हुआ। लेकिन ऐसा दृश्य, काठमांडू जैसा दृश्य देखने को नहीं मिला था। तमाम नेता छिपते हुए दिखे, अपनी जान बचाते हुए दिखे। जनता जब अपने पे आ जाती है तो क्या कर जाती है। और उसके बाद सुशीला कार्की को लाके वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, जो वहां के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रही थी, रिटायर्ड न्यायाधीश थी। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाया था, तो इसी संसद, नेपाल की संसद ने उनके खिलाफ अपीजमेंट का प्रस्ताव लाया था। वही उनके हक में गया। जब बच्चों ने सरकार खाली करा दिया, सबको भगा दिया, तब उनको ढूंढ के निकाला गया। जेनजी के लोगों ने ढूंढ के निकाला, आखिर कहां है सुशीला कार्की ताई। उन सुशीला कार्की ताई को लाया गया और प्रधानमंत्री कुर्सी बिठा दिया गया। उन्होंने भी बड़ी शानदार तरीके से फैसला लिया कि 6 महीने के अंदर में वो नेपाल में नई सरकार दे देंगे, नया चुनाव करा देंगे। ये सब कुछ उन्होंने किया उस संसद को भंग करके। और ये एक नाउम्मीद वाली बात थी। ऐसा भला कैसे हो सकता है 6 महीने के अंदर में नेपाल जैसे राज्य में, जो बड़े विषम पॉलिटिकल इलेक्शन वाला राज्य है, उसमें चुनाव कैसे कराया जा सकता है। चुनाव आयोग में बड़ी कठिन निगरानी के बाद ये तारीख जो उन्होंने तय की थी 5 मार्च की, 5 मार्च को वहां चुनाव होने जा रहा है। आज जो हवाबंदी पड़ी है, रिदम जो बना पड़ा है, बालन शाह के इर्द गिर्द होना पड़ा हुआ है। जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है वहां की, उसके नेता तो थे रवि लाम छेमे, जिनको पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में डाल दिया था। और उनकी कोशिश थी पिछली सरकार के समय में कि एक यंग जनरेशन चुनाव इलेक्शन में आए, इलेक्शन प्रोसेस में आए। उनको सबने मिल करके जेल में डाल दिया। कहते हैं साजिश के तहत उनको दरकिनार किया गया, ताकि नए जनरेशन का सरकार में या राजनीति में आने का जो आकांक्षा है, जो अपेक्षा है, वो खत्म हो जाए। तो उसका इल्जाम यही हुआ। जेनजी विद्रोह हुआ। वहां जेनजी विद्रोह नेपाल जैसा ही बांग्लादेश में भी हुआ था। शेख हसीना को जाना पड़ा था वहां, साल भर के बाद, तकरीबन सरकार चलाने के बाद। वहां अब तारिक रहमान प्रधानमंत्री के तौर पर आ गए हैं। वहां एक अपनी दिशा में मामला चल पड़ा है। अवामी लीग सरकार इलेक्शन नहीं लड़ पाई, लेकिन नेपाल में सबको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें, वहां पे पुष्पदयाल कमाल, जो माओवादी नेता हैं, प्रचंड साहब की जो पार्टी है माओवादी पार्टी, वो भी चुनाव में है। पूर्व प्रधानमंत्री जिनको सत्ताच्युत किया गया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, उन सीपीएम को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। कांग्रेस पार्टी जो वहां विभाजित, नेपाली कांग्रेस बुरी तरह से विभाजित हो गई, गगन थापा और शेर बहादुर देउबा के बीच में, दोनों धड़े को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। इसके अलावा तमाम वहां जो अलग अलग पार्टियां हैं, कुछ राजशाही समर्थक पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, उन सब को मैदान में लाया गया है। कुछ मध्य प्रदेश की पार्टियां, उन सब मैदान में। लेकिन जो हालात हैं, 275 सीटों का चुनाव होना है, संसदीय सीटों का, जो हालात है नेपाल में, जो माहौल है, माहौल बिल्कुल बालेंदु शाह के हक में जा रहा है, उस रैपर के हक में जा रहा है, जो 2022 से काठमांडू का मेयर है, काठमांडू में बदलाव करके दिखाया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजा के दिखाया है, जो खुद अपने आप में सिविल इंजीनियर है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, और उसका रैपर बने, रैपर बन के काठमांडू के मेयर के तौर पर। कहते हैं जब जेनजी विद्रोह हुआ था, केपी शर्मा ओली की सरकार चली गई थी, तब भी एक ऑफर दिया गया था बालन शाह को, क्या आइए आप प्रधानमंत्री कुर्सी बैठ जाइए। तब बालन शाह ने बड़े
एक विनम्रता के साथ, ये जो ईमानदार व्यक्तित्व के साथ मना कर दिया था, हम यूं ही आके नहीं बैठेंगे। हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाएंगे, उसमें अगर मतदार जनता चाहती है तो हम आएंगे। यही वो बात है जो बालंदु शाह के हक में जा रही है। लोग उमड़े हुए सड़क पे मौजूद हैं, जो यंग पीढ़ी है बड़ी तादाद में, वहाँ सबसे बड़े वोटर हैं, तकरीबन 60% वोटर वहाँ यंग है। यंग कहने का मतलब 45 साल 40 साल से कम का है। वो सब जो भीड़ है अपने हिसाब से आरएसपी जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसके पक्ष में उमड़े हुए लोग। कई जगहों पे ऐसा हो रहा है, मधेशवादी पार्टियों और बाकी पार्टियों के नेताओं को बाहर निकलने मुश्किल आ रही है। जो एक वहां के जो आकांक्षा है कि भ्रष्टाचार विहीन सरकार देने की कोशिश है, भ्रष्टाचार का जो माहौल था, आपको बताएं कि राजशाही के खिलाफ वहां पर एक जनतंत्र आया था, अपने हिसाब से आया था। तकरीबन 20 साल से वो सरकार या संविधान बनाने की बात चल रही थी, लेकिन उसमें क्या किया, जो परिपक्व पॉलिटिशियंस हैं, जैसे जो हमने कहा प्रचंड या फिर केपी शर्मा ओली हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, यही आपस में कुर्सी का खेल कर रहे थे। और भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला था, बजवजाहट ऐसी थी कि उस बजवजाहट के खिलाफ ये जंजी विद्रोह हुआ। और इसके पीछे कहते हैं जंजी विद्रोह के प्रति हर बार लोग छला महसूस करते थे खुद को, और जितने पॉलिटिशियन हैं वो अकुत संपदा अर्जित कर चुके थे पूरे माहौल में। उस माहौल के बीच से ये रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। ये भी तय होना है कि क्या बालेंद्र शाह को मैदान में कौन चुनौती दे रहा है। 5 मार्च के चुनाव नतीजे से तय हो जाएगा। लेकिन एक बात खुले तौर पे कह रही है वहां के लोग, तमाम विश्लेषक कह रहे हैं कि जो दिख रहा है साफ तौर पे, वो साफ तौर पे दिख रहा है नए व्यक्तित्व के तौर पे, यंग चेहरे के तौर पे बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री कुर्सी पाते हुए दिख रहे हैं। ठीक उसी अंदाज में दिख रहे हैं जैसा कि तारिक रहमान बांग्लादेश में दिख रहे थे। चुनाव के ऐलान से पहले ही वो आए थे और वहां जो उनके पीछे लोग उमड़े पड़े थे, वही अंदाज नेपाल में ही बालेंद्र शाह के पीछे दिख रहा है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है, देखने वाली बात है कि 5 मार्च के बाद जो चुनाव नतीजे आते हैं, क्या वास्तव में जो दिख रहा है वही होगा, या नेपाल अपने आप में बहुत जालों संजालों से घिरा देश अपने हाथ में, वहां तमाम फॉलोअर है। नेटवर्किंग के तौर पर बात करें, कांग्रेस पार्टी का एक खेमा है, समर्थकों का खेमा है नेपाली कांग्रेस का। वहां पर इसी ढंग का एक खेमा है राजशाही वाले पार्टियों का, एक खेमा है सीपीएन का। कहते हैं अपने आप बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं केपी शर्मा ओली, हटा तो ये दिए गए जबरदस्ती, लेकिन यूं ही मान जाएंगे आसान बात नहीं है। प्रचंड अपने आप में बड़े खिलाड़ी हैं, वो कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। माओवादी आंदोलन के जरिए उन्होंने राजशाही को खत्म किया, उसके बाद एक समझौता हुआ डेमोक्रेटिक प्रोसेस लाने के लिए, उसमें प्रचंड के साथ समझौता हुआ था, जनयुद्ध खत्म हुआ और वहां एक प्रक्रिया चल पड़ी थी। वो प्रक्रिया संविधान निर्माण की, लोकतंत्र बहाली की चल रही थी, राजशाही को दूर करने की। इन सब के बीच में पहली बार ऐसा हो रहा है, नेपाल में एक साफ और स्वच्छ छवि का व्यक्ति वहां के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता हुआ दिख रहा है, जो कि न सिर्फ नेपाल के उस जो नेपाली मूल के लोगों को बिलोंग करता है, बल्कि जो मधेश, जो भारत की सीमा से लगने वाली मधेशियों के लोग हैं, जिसको कहते हैं अपने हिसाब से मधेश के, मध्य देश के लोग हैं, वहां से बालेंद्र शाह बिलोंग करते हैं। वहां जाकर ठीक ठाक मैथिली बोल लेते हैं जनकपुर में जाकर के। वही व्यक्ति काठमांडू में आकर के इन पहाड़ के लोगों के बीच में भी अपना हो जाता है, उन्हें स्वच्छ प्रशासन दिलाता है। तो ये बात लगभग संकेतों के जरिए या माहौल के जरिए कही जा रही है कि नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह होने वाले हैं। वो कितनी संख्या में बालेंद्र शाह के पार्टी के लोग जीत के चले आते हैं, जो आरएसपी पार्टी कही जा रही है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कही जा रही है, उसके कितने सांसद जीत के आते हैं, उसी हिसाब से ये संसद तय करेगी कि नेपाल के अगले प्रधानमंत्री कौन होते हैं। लेकिन फिलहाल जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं वहां सुशीला कार्की की इस कोशिश की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा देंगे। वो चुनाव होता हुआ दिख रहा है, बिना गतिरोध के, बिना किसी रोक टोक के वो चुनाव होता हुआ दिख रहा है। तारीफ नेपाल के निर्वाचन आयोग की भी करनी चाहिए, उन्होंने पूरा सेट कर दिया है, रेड कारपेट बिछा दिया है ताकि नेपाल का अगले प्रधानमंत्री आने का रास्ता क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। कहते हैं नेपाल में सरकार बनाने की कोशिश पिछली सरकार के समय भी यंग जनरेशन ने किया था। रवि लामछामी की पार्टी के पक्ष में बहुत सारी वोटिंग हुई थी, लेकिन कहते सत्ता में बैठे जो लोग थे, बड़े चालाक चपल लोग थे, उन सब ने उठाकर रवि लामछामी को ही जेल में डाल दिया। मंत्री तो बनाया, लेकिन इतना इल्जाम लगाया उस पर कि आखिरकार वहां ये कोशिश, ईमानदार सरकार बनाने की कोशिश, ईमानदार लोगों को राजनीति में लाने की कोशिश दम तोड़ती नजर आई जैसे ही रवि लामछामी जेल गए। तो ये सारी जो बादल आए थे, घिरे पड़े थे नेपाल में, सघन तौर पे घिरे पड़े थे। जब से राजशाही गया है, जन विद्रोह वहां शुरू हुआ, उसका समझौता हुआ, उसके बीच में लगातार कोशिश थी, डेमोक्रेसी तो आ गई वहां पर, अपने हिसाब से लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बहाल हुई, लेकिन भ्रष्ट नेताओं का जो बोलबाला था उसे खत्म करने की जो लगातार कोशिश हो रही थी, खास करके ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से,
वो अपने आप में काबिल तारीफ है। एक माहौल सा बनता जा रहा है और जिस हिसाब से बड़े दिल दिखाते हुए रवि लामछावी ने अपनी पूरी पॉलिटिकल पार्टी में, बालेंद्र शाह कहीं से नहीं थे, वो स्वतंत्र तौर पे अब मेयर बन गए थे काठमांडू के, लेकिन उनको अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया था और उसके जरिए चुनाव में उतरे हैं वो। तो ये अपने आप रवि लामछावी का बड़ा विशाल दिल की बात कही जा रही। यंग है तो क्या वास्तव में जो जेनजी जो नेपाल में चाहा था, भ्रष्टाचार विहीन उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार देने की कोशिश, क्या ये 5 मार्च के बाद होता हुआ दिख रहा है? वास्तव में बालेंद्र शाह के नेतृत्व में आरएसपी अपने दम पे सरकार बनाती हुई दिख रही, या फिर समझौता भी करना पड़ेगा अगर बहुमत में होंगे वो, तो ऐसे ही लोगों को बाकी पार्टियों से चुन के लाएंगे, सांसदों को चुन के लाएंगे जिनकी छवि अपेक्षाकृत साफ सुथरी होगी। ऐसा नहीं होगा कि जिस ढंग से जैसे ही केपी शर्मा ओली की बात की जाती है, जैसे ही प्रचंड के काल की बात की जाती, जैसे ही मधेशवादी पार्टियों की बात की जाती, तो एक से एक गुर्गे हैं, भ्रष्टाचार की बात साफ सामने निकल आती है। नेपाली कांग्रेस उससे अछूती नहीं है। यूं ही गुस्सा नहीं बरपा था जो शेर बहादुर दोइबा के परिवार पर हमला किया गया, उनकी मिसेज को दिक्कत आई, या नेपाल के तमाम बुजुर्ग नेताओं को भागना पड़ा, छिपना पड़ा। सिर्फ केपी शर्मा ओली को नहीं, प्रचंड भी उस समय जेनजी आंदोलन के दिनों में 4-5 दिन तो गायब थे, सामने नहीं कर पा रहे थे, जैसे तैसे करके जमीन के नीचे पहुंचना पड़ा था। तो नेपाल में वो विपरीत माहौल क्यों पैदा हुआ, ये अपने आप में सबक है। और जो नई सरकार बनेगी उसके लिए भी सबक है कि भाई इस मोड़ पे नहीं आओ, इस जगह पे लोग मत ले आओ कि सारा धीरज ही खत्म हो जाए और एक बात रास्ता हिंसा ही बचे। बड़े हिंसक तरीके से नेपाल में जेनजी का विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह की तुलना करेंगे तो आपको जो कुछ हुआ था बांग्लादेश में, ढाका में हुआ था, बच्चों को गोलियां खानी पड़ी, सब कुछ खानी पड़ी, उसका हर्जाना शेख हसीना को चुकाना पड़ा, सरकार छोड़ के भागना पड़ा, लेकिन बच्चों ने सरकार के खिलाफ उतना कुछ नहीं कर पाए। इसी ढंग से नेपाल के अलावा जो भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका में जेनजी विद्रोह हुआ तो इस ढंग का नहीं हुआ जिस ढंग का विद्रोह हुआ नेपाल में तो बिल्कुल जान बचा कर भागना पड़ा था केपी शर्मा ओली को, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। और सिर्फ भागना ही नहीं पड़ा, जेनजी ने न सिर्फ सरकार खाली कराया बल्कि कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पे एक ऐसे शख्सियत को चुना जो अपेक्षाकृत स्वच्छ छवि गिनी जाती। सुशीला कार्की सरकार में आई और उसके बाद उन्होंने संसद को एक झटके में भंग कर दिया, निर्वाचित संसद भंग कर दिया। इसको लेकर काफी विवेचना हुई, लेकिन जो एफर्ट था, इस दावे के साथ उन्होंने संसद भंग किया था कि 6 महीने में नेपाल को एक नई संसद देंगे, नया चुनाव करा देंगे। इस बात पे सुशीला कार्की की तारीफ होनी चाहिए कि वास्तव में नेपाल में फिर से चुनाव हो रहा है, 6 महीने के अंदर चुनाव हो रहा है। उनकी ओर से मुकर्रर तारीख 5 मार्च को ही चुनाव हो रहा है, उसके नतीजे उसी अनुरूप आने वाले हैं। 275 सीटों में कौन सांसद जीतता है नहीं जीतता है, लेकिन फिलहाल जो माहौल बनता हुआ दिख रहा है वो बालेंद्र शाह के पक्ष में दिख रहा है। क्या नतीजे आते हैं इस पे अब मेरी भी नजर बनी रहेगी, आप भी मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बोलिए कि मेरी इन बातों से आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं। 5 मार्च के बाद 7 मार्च तक नई सरकार बननी है और ये मेरी भविष्यवाणी जो दिख रही वहां के माहौल के हिसाब से, मैं कोई बड़ा भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं माहौल की गणना के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो युवा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सामने निकल के आ रहा है, जो धवल चेहरा, उस बालेंद्र शाह की बात कर रहा हूं, जिसके पर रवि लामछावी का भी कोई ऐतराज नहीं है, जो अध्यक्ष हैं आरएसपी के, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के। उन्होंने तय किया है कि बालेंद्र शाह ही उनके प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि होंगे और उनके नए प्रधानमंत्री का क्या मंत्रिमंडल होता है, कौन से लोग होते हैं, इन सब के बारे में हमने उस माहौल के हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो नजर आ रहा है वो बताने की कोशिश की। मेरी कही गई बातें सही उतरती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर अपनी राय से अवगत कराएं। मेरी बातें आपको कैसे लगी, सही लगी, गलत लगी, इससे अपेक्षा के साथ फिलहाल मुझे विराम दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।